हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी का वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाला है, जो कि आपको फॉर्म जो है मार्च में फॉर्म फिलअप होने लग रहा है। तो होने लगेगा तो देख लीजिए, उसकी तैयारी जो है आप लोग पहले से करके रखिए। यानी कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। तो इसको फॉलो कीजिए, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी के ज़रिए ये प्रैक्टिस सेट का मैं पहले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सेट जो है ये नंबर 1 रहेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ये जो है सेट नंबर 1 रहेंगे। और फ्रेंड्स, इसका जो है आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो इसके लिए आप टॉप सेट एंड गेट नाम का जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा। और या वहाँ जाके आप टॉप सेट एंड गेट डालिएगा टेलीग्राम में, और वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स होगा क्या, जो ये पीडीएफ वगैरह होंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो ये रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, और ये रहेगा जीके जीएस का रहेगा। और फ्रेंड्स, हिंदी वगैरह का जो रहेगा उसके लिए भी आप लोगों को जल्द ही मैं ला दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पहले है जीके जीएस का, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 26 से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट रहेंगे, जो कि जीके जीएस के लिए पर्सनली क्वेश्चन रहेंगे। और 1 से 25 तक जो रहेंगे वो मैथ के रहेंगे। और इसी तरह हिंदी वगैरह और इंग्लिश का भी यहाँ तक जो होगा वो मैं रखूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रीजनिंग वगैरह सब करेंगे। तो यहाँ सिर्फ हम ये 25 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी जीके जीएस से संबंधित रहेंगे। और फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के लिए बेमिसाल झकास जो होता है वो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन है और किस लेवल के है। और फ्रेंड्स, एक बात और इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि इस बार जो है निगेटिव मार्किंग होने की संभावना जो है वो लग रहा है। तो निगेटिव मार्किंग हो जाएंगे तो किस तरह से आपको जवाब आंसर देना है, किस तरह से निगेटिव नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर आते हुआ भी रहेगा और रिजल्ट भी होने वाला रहेगा तो नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले जो था निगेटिव मार्किंग नहीं था तो बहुत सारे कैंडिडेट निकल जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो इसको देख लीजिएगा अब होता है या नहीं। तो जैसे ही आएगा एडवर्टाइजमेंट तो इसमें मालूम, क्लियरली मालूम जो होगा वो चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चालू कर रहे हैं अब प्रैक्टिस सेट, और डेली जो है आपको प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो यहाँ पर प्रश्न रहेंगे वो है, अरुंधति राय के उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का रूपांतरण किसने कराया। फ्रेंड्स, आपको 3 सेकंड का समय देंगे, और जल्द से आप जो है ऑप्शन जो है चारों ऑप्शन देख लीजिएगा और आंसर जो है आप बता दीजिएगा। और बताने के बाद आप लास्ट में देखिएगा कितने आपने अटेम्प्ट किया है। यानी 25 में से अगर आपने 10 अटेम्प्ट किया है तो आप कमेंट में 10 लिख कर दीजिएगा कि मैंने 10 सही किया है। तो इससे होगा क्या, आप में कॉन्फिडेंस एक अलग दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप देखिएगा कितने आते हैं। 3 सेकंड का समय लगेगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप आंसर बता लीजिएगा, उसके बाद मैं अपना आंसर बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अरुंधति राय के उपन्यास जो है वो जो कि है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का रूपांतरण जो किया है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है बीबीसी है। क्या है? बीबीसी है। फ्रेंड्स, याद कीजिएगा। और कब किया गया है? 2 अक्टूबर 2011 को यह रूपांतरण किया गया। ये भी आप याद कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 2011 को ये रूपांतरण किया गया है। फ्रेंड्स, मैं जो भी बात बताऊंगा ये क्लियरली डिस्कस के साथ पूरा बताऊंगा, और विश्लेषण भी साथ में हो जाएगा कि इससे रिलेटेड कुछ होंगे तो वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, देखिए 26 प्रश्न क्या कह रहा है। 26 नंबर का रहा है, द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है। फ्रेंड्स, द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है, तो आपको पहले ये जानना होगा कि द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले आप ये जान लीजिए कि जो इसके लक्षण क्या है, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था जो होता है जिसमें परंपरा और आधुनिकता एक साथ होता है। यानी कि इसमें कहा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना जो है वो द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ बात हो रही है द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था की, तो एक बात इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था से संबंधित, ये आप नोट करके याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अर्थव्यवस्था से कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में।
मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसमें कौन सा क्षेत्र होता है, तो ये जान लीजिए। तो देखिए जैसे यहाँ की द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था में परंपरा और आधुनिकता एक साथ होता है, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें जो है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होता है। उसमें जो होता है वो निजी एंड सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वो दोनों होता है। तो फ्रेंड्स ये आप याद कर लीजिएगा, निजी एंड सार्वजनिक क्षेत्र जो दोनों होता है कौन में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। और फ्रेंड्स जान लीजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है वो पूंजीवादी या कहे राज अर्थव्यवस्था के तत्व तथा विचारों का सम्मिश्रण जो होता है उससे जो विकसित होता है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आपने जान लिया कि अर्थव्यवस्था से संबंधित बात। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। फ्रेंड्स जीडीपी के बारे में हम जान लेंगे। पहले जीडीपी के बारे में एक प्रश्न देख लीजिए, जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन है निजी उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी निवेश, वस्तु एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय। फ्रेंड्स देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा, आप बता सकते हैं। तो इसका फ्रेंड्स देखिए जीडीपी में जो होता है शामिल कौन कौन होता है ये जान लीजिए। तो जीडीपी में जो शामिल होता है वो निजी उपभोग व्यय भी शामिल होता है, वही सकल घरेलू निजी निवेश भी शामिल होता है, और वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय भी शामिल होता है। यानी कि इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो जीडीपी में शामिल होता है। और फ्रेंड्स बात कर ले जीडीपी की, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप याद कर लीजिएगा। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। वही बात कर लीजिए कि जीडीपी आखिर होता क्या है। तो देखिए जीडीपी जो होता है एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समयावधि जो होता है उसमें एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु जो होता है उसके सेवाओं का कुल जो बाजार या मौद्रिक मूल्य जो होता है उसे ही जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी आपने यहाँ पे जान लिया। फ्रेंड्स अगले आप प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो आता रहे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आएगा जल्द ही। देखिए 29 कह रहा है ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। फ्रेंड्स ऑस्कर पुरस्कार के बारे में इसका पोस्टमार्टम कर देंगे कि ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित जितने भी बात होंगे वो सब आज इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति पहले जान लीजिए कि कौन है। दिलीप कुमार है या भानु अथैया या लता मंगेशकर या सत्यजीत रे। तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो है भानु अथैया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। और फ्रेंड्स ये बताइए आप कि भानु अथैया को कब जो है ये ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था और किस फिल्म के लिए मिला था ये बताइए आप। और फ्रेंड्स ये जान लीजिए पहले आप ऑस्कर पुरस्कार ये फिल्म से दिया जाता है। और भानु अथैया को कब मिला था ऑस्कर पुरस्कार ये बताइए। 1983 को मिला था ऑस्कर पुरस्कार भानु अथैया को। किस फिल्म के लिए, गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। याद रखिएगा भानु अथैया को मिला किस लिए, गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको मिला था। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन रहा है वो आप याद रखिएगा, बहुत बेजोर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि स्लम डॉग मिलीनियर ये भी फिल्म है, स्लम डॉग मिलीनियर नाम याद रखिएगा। स्लम डॉग मिलीनियर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जो जीता वो भारतीय कौन है उसका नाम पूछ लेता है। स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म के जो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय का नाम पूछ लेता है कौन है। तो 4 है उनका नाम आप याद रख लीजिएगा। एक का नाम है ए आर रहमान। दूसरा का नाम है क्या, जो ए आर रहमान क्या है आपको मालूम है, संगीतकार है। गुलजार जो भी संगीतकार है वो भी नाम है, तो गुलजार संगीतकार हुआ जो कि क्या है स्लमडॉग मिलीनियर के लिए ऑस्कर पुरस्कार इनको भी मिला है। और एक है रसूल पुकट्टी, नाम याद रखिएगा रसूल पुकट्टी, जो कि साउंड मिक्सिंग के लिए उनको जाना जाता है। रसूल पुकट्टी। तो यहाँ देखिए किनको स्लमडॉग मिलीनियर के लिए मिला, ए आर रहमान को, गुलजार को और रसूल पुकट्टी को मिला। 3 को मिला है, याद रखिएगा नाम। और फ्रेंड्स एक चीज़ और याद यहाँ से आप कर लीजिए कि सत्यजीत रे जो यहाँ दिया हुआ है, सत्यजीत रे के बारे में जान लीजिए। सत्यजीत रे जो है इनको
क्या मिला है? 1992 में मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये सत्यजीत रे को मिला है। फ्रेंड्स, यहाँ जो पूछा गया ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति वो भानु अथैया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अब 30 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इनकी अब पोस्टमार्टम करना है। तो पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ। 3 सेकंड का समय में आप सोच सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, भारत राष्ट्रीय जो है विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो वो होता है प्रधानमंत्री। पीएम जो होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसको आप जो है इसको नोट करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये छप सकता है एग्जाम में। फ्रेंड्स, ये भी और अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्रेंड्स, इससे पहले एक और चीज़ बात देख लेते हैं कि देखिए 1942 में क्या हुआ था, ये बताइए। 1942 का दिन याद रखिएगा। 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन तथा क्रिप्स मिशन जो है 1942 में हुआ था, आप ये याद रखिएगा। वही बात कर ले 1948 की, तो 1948 में क्या हुआ? तो 1948 के दिन ही 30 जनवरी को गांधी जी है उनका मृत्यु हुआ था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मृत्यु हुआ था। तो यहाँ से आप ये भी याद रख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 31। किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट करके रख दीजिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो होता है वो समान हो जाता है। तो वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखिए कितना है, -40 डिग्री पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ पे सही हो जाता है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये पूछा गया। अक्रिय गैस होता है उसके परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, ये पूछा गया है। 4, 6, 8 या 2? कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो फ्रेंड्स, मच्छर द्वारा कौन कौन फैलता है? तो मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, फैलेरिया हुआ, ये सब जो है मच्छर द्वारा फैलता है। और तो इसमें देखिए रेबीज जो है ये जो है मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। तो रेबीज किसके द्वारा फैलता है ये जान लीजिए आप। ये जो है कुत्ता के काटने से फैलता है। कुत्ता के काटने से रेबीज यानी हाइड्रोक्यूबिया जो होता है वो जो होता है कुत्ता के काटने से फैलता है। मलेरिया ये हो जाए मच्छर से, फाइलेरिया भी मच्छर से, डेंगू भी मच्छर से ही होता है। फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 34 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होता है। तो आयरन की कमी से जो होता है वो रक्तहीनता होता है। आप में से अधिकांश को ये प्रश्न मालूम ही रहा होगा। 35 क्वेश्चन नंबर है आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन होता है? घेघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटस कहा जाता है, ग्वाइटर कहा जाता है। ग्वाइटर यानी कि घेघा रोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। ग्वाइटर जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। फ्रेंड्स, वही बेरी रोग जो है किसके कमी के कारण होता है ये आप बताइए। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। वही देखिए फ्रेंड्स, रिकेट किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट डी विटामिन के कारण होता है। और वही स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के कारण। और ग्वाइटस तो यह मालूम चल गया आयोडीन की कमी के कारण। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 36 भारत में छत्रक सेल कहाँ पाया जाता है? तो छत्रक सेल कहाँ पाया जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, सतपुरा पहाड़िया। तो ये जो पाया जाता है थार मरुस्थल में है। छत्रक जो है छत्रक है ये पाया जाता है। छत्रक सेल जो है थार मरुस्थल में पाया जाता है। फ्रेंड्स, थार मरुस्थल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। यहाँ से आप याद कर लीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन है? थार मरुस्थल है।
ये एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ये भी एग्जाम के लिए व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद कर लीजिएगा। फिर से यही देखिए यहाँ है लिखा हुआ सतपुरा पहाड़ या पर्वतमाला। तो सतपुरा के बारे में भी याद रखिएगा कि सतपुरा पर्वतमाला कहाँ है। तो ये कहाँ है, एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में सतपुरा के पर्वतमाला है। अगला प्रश्न क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेंगे और ये जान लीजिए कि उत्खात भूमि कहाँ की है। तो ये है कच्छ की खाड़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। उत्खात भूमि स्थलाकृति जो है वो कच्छ की खाड़िया गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाता है। फ्रेंड्स, इससे संबंधित और कुछ क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिया जाता है, गुजरात से संबंधित है। गुजरात से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र किसका है। तो जानकारी ही होगा, भारत में सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है गुजरात का। वही एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, सुंदरबन डेल्टा से पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन आता है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, भारत में कहाँ है सुंदरबन डेल्टा। तो आपको मालूम होगा अधिकांश को कि ये जो है पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है सुंदरबन डेल्टा से कि सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछ लिया जाता है कौन है। तो ये सुंदरबन डेल्टा को ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। एक प्रश्न और पूछ लेता है सुंदरबन डेल्टा से कि सुंदरबन डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लीजिएगा सुंदरबन डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन गए हैं और फ्रेंड्स अगले अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। 38 क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता होता है फर्मों की संख्या। अब अगला क्वेश्चन है देखिए क्या है 39, निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण यथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने परिभाषित किया था। तो जेएम किन्ज द्वारा जो है ये परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 40 देखिए क्या कह रहा है। 40 में है आपका निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा ऑस्टिन के साथ संबंधित पुस्तक कौन है, लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। 41 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 41 क्या कर रहा है, भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, ये पूछा गया है। तो भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूना जो है कहाँ से प्राप्त होता है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं इनसे प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या है आपका। नेक्स्ट देखिए 42 प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय मतदाता यानी कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है, ये पूछा गया है। और भारत से रिलेट करके इसका जो है आंसर मैं बताऊंगा, बहुत सारे आंसर इससे बनते हैं, यानी कि बहुत प्रश्न बनते हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि भारत सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है। तो देखिए भारतीय को ही कहा जाता है सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए चीन से एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाता है कहाँ है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, चीन में है। याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो चीन में है। और देखिए सर्वाधिक जनसंख्या पूरा विश्व में भारत का स्थान क्या पड़ता है, ये पूछ लिया जाता है कि विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत के यहाँ से स्थान है सेकेंड स्थान पड़ता है विश्व के जनसंख्या में, भारत का स्थान सेकेंड पड़ता है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप निश्चित ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे अगर ये सब नहीं याद रहेगा तो आपको अगला क्वेश्चन हो सके इससे रिलेट ही प्रश्न आए तो आप नहीं वहाँ पे बता पाइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। 43 क्वेश्चन नंबर है, तिरुपति मंदिर किस राज्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिर से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसीलिए आप इसको जो है नोट करके रख लीजिएगा। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है, तो आपको मालूम होगा, अधिकांश को ये मालूम रहता है तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश एपी में है। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए रजत क्रांति से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इंपॉर्टेंट सब आते हैं, देख लेते हैं इसको ऊपर बढ़ाकर। रजत क्रांति का संबंध किससे से है, इसको आप VVI में रखिए, स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो जान लीजिए कि जितने सारे क्रांति हुए हैं
कौन क्रांति किससे संबंधित है, यहाँ पे आप सभी क्रांति एक ही साथ जान लीजिएगा। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये अंडा से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर जो है बी आपका सही आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स तिलहन से संबंधित कौन है, पीली क्रांति जो है, ये तिलहन से कौन सी क्रांति है, तो पीली क्रांति जो होता है, पीली क्रांति वो होता है तिलहन से संबंधित है। वही नीली क्रांति मछली से संबंधित है, मछली से कौन है, नीली क्रांति, नीली क्रांति। वही दूध से कौन सा क्रांति से है संबंधित, तो श्वेत क्रांति। याद कर लीजिएगा, दूध से श्वेत क्रांति, तिलहन से पीली क्रांति, मछली से नीली क्रांति और अंडा से रजत क्रांति। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 45 कह रहा है अग्नि 2 की मारक क्षमता क्या है। फ्रेंड्स यहाँ हम जान लेंगे अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 तीनों की जो है मारक क्षमता क्या है, ये तीनों को एक साथ में जान लेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि अग्नि मिसाइल जो है ये क्या है। अग्नि मिसाइल जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला ये मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल होता है। और ये देख लीजिए अग्नि 1 की बात करें तो अग्नि 1 जो है, अग्नि प्रथम की बात करें तो अग्नि प्रथम की मारक क्षमता जो है 2000 से लेके 2500 के बीच होता है। अग्नि सेकेंड मिसाइल की बात करें तो इसकी मारक क्षमता जो है 2500 से लेके 3000 के बीच होता है। और थर्ड मिसाइल की बात करें अग्नि मिसाइल तो उसकी मारक क्षमता 3000 से लेकर 3500 के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अग्नि 2 की मारक क्षमता, तो अग्नि 2 की मारक क्षमता क्या है 2500 से 3000 यानी कि 2500 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी हो जाता है सही, 2500 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 46 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। 46 कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कहाँ, ये पूछा गया है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन के बारे में पूछा गया है। यहाँ हम जितने सारे बौद्ध संगीति है उसके संबंधित सारे बात आपको यहाँ पे बता देंगे, आप कॉन्सेंट्रेट होकर ये जान लीजिए। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ ये पूछा गया है। तो इस कहाँ हुआ है ये पहले जान लीजिए। कनिष्क के शासन काल में हुआ और कहाँ हुआ, कुंडल वन में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में हुआ, ये आप जान लीजिए। अब हम एक एक करके बौद्ध संगीति के बारे में जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 483 में हुआ था, वही द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में हुआ और तृतीय बौद्ध संगीति 251 में हुआ और चतुर्थीय बौद्ध संगीति तो वह प्रथम शताब्दी में हुआ था। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था उसका जो शासक था अजातशत्रु था और अध्यक्ष महाकश्यप था और स्थान जो था वो राजगृह में हुआ था। वही द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें जो कि 383 ईस्वी में हुआ था, वो शासक था कालाशोक और अध्यक्ष था सब्बाकामी और स्थान वैशाली में हुआ था। वही तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें जो कि 251 ईस्वी में हुआ था, वो अशोक के शासनकाल में हुआ था और अध्यक्ष उस समय मोगलीपुत्र तीर्थ थे और स्थान जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। वही बात कर ले चतुर्थ बौद्ध संगीति की, तो वो जो हुआ था उस समय शासक था कनिष्क और अध्यक्ष था वसुमित्र और स्थान था कुंडलवन। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी प्रश्न जो है ये याद कर लीजिएगा। और एक बात और याद कर लीजिएगा, चौथा बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे, अशोकघोष थे। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है, सब जगह ये प्रश्न मिलता भी नहीं। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष कौन थे आपको मालूम होगा, अशोकघोष है। ये सभी जगह नहीं मिल पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम भी नहीं रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उपाध्यक्ष भी अब पूछ लेता है एग्जाम में, एक आध एग्जाम में आ गया है, इसलिए आप याद रखिएगा उपाध्यक्ष भी पूछ लेता है, अशोकघोष है। तो फ्रेंड्स मैंने जो बताया बौद्ध संगीति के बारे में ये याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अगर नहीं याद हो तो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि इससे मेरा भी मनोबल होता है कि आपके लिए अगला वीडियो जल्द ही लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया है। तो देखिए जाट ने जो है गोकुल के जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय, उसी समय औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाता है। देखिए बात कर रहा है औरंगजेब की, तो औरंगजेब से संबंधित कुछ बात याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि औरंगजेब ने ही क्या किया था, 9वां गुरु जो है गुरु तेग बहादुर उसका हत्या करवाया था।
पूछ लेता है एग्जाम में, गुरु तेग बहादुर जो कि सिख के 9वें गुरु थे, उसकी हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने कराया था। याद कीजिए लीजिएगा, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, इसकी हत्या औरंगजेब ने ही करवाया था। और औरंगजेब ने ही बीबी का मकबरा बनवाया था। ये भी आप याद कीजिएगा कि बीबी का मकबरा किसने बनाया? तो ये बनाया था औरंगजेब ने। ये आप दोनों बात याद कर लीजिएगा, औरंगजेब से संबंधित है और बराबर एग्जाम में आते रहते हैं। अगला प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्या है? भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? तो वो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ जान ले। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो देखिए पूछ लेता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में हुआ। यहाँ से आप याद रख लीजिएगा, डेट भी 1829 पूछ लेता है। और किस शासक के शासनकाल में? तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, तो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा बेंटिंक के समय में। और कौन हुआ था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही सती प्रथा को अंत किया गया। एक बात पूछ लेता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ये जो राजा राम मोहन राय में राजा लगा हुआ है आगे, ये राजा की उपाधि किसने दिया था? ये पूछ लेता है। तो ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था अकबर द्वितीय ने। अकबर सेकेंड ने इसको दिया था राजा की उपाधि, याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न फ्रेंड और यहाँ से उठता है, क्या है वो? यहाँ से है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन द्वारा ही किया गया, याद रखिएगा ब्रह्म समाज के बारे में भी। और देखिए वेद तथा आत्मीय सभा के संस्थापक की राजा राम मोहन राय ही थे, ये भी याद रख लीजिएगा। तो राजा राम मोहन राय से इतने सारे प्रश्न बनते हैं रिलेट करके, तो आप इन सभी को बात को याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड क्या है वो देखिए। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है 49। सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो है आकार के आधार पर क्रम जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ घटते क्रम के अनुसार। घटते क्रम में कौन होता है? बृहस्पति होते हैं, और उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। फ्रेंड्स ये क्या हुआ? ये घटते क्रम में है ग्रहों का आकार। आकार के आधार पर घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध होते हैं। वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बढ़ते क्रम के अनुसार आकार के आधार पर बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाए, तो क्या करना है आपको? उल्टा कर देना है। यानी कि बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। ये फ्रेंड्स क्या हुआ? ये हो गया आपको बढ़ते क्रम में, और यहाँ जो ये लिखा गया शुरू से ये है आपको घटते क्रम में। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि पूछ लेता है कि जो किन ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं और किन ग्रहों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप एक बात याद रख लीजिए कि इनको नोट कर लीजिए आप, कि आप समझ लीजिए कि जितने भी दिन के नाम पर ग्रह है उसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। यानी कि कहे एग्जाम्पल के तौर पर शनि, शनि क्या है? शनि दिन का नाम है, यानी कि शनिवार होता है, तो शनि दिन का नाम है, तो इसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। वही पृथ्वी, बृहस्पति है, बृहस्पति को भी ये भी है क्या? दिन का ही नाम है, तो इसे भी हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अरुण ये नहीं है दिन का नाम, वरुण भी दिन का नाम नहीं है, पृथ्वी भी दिन का नाम नहीं। शुक्र, शुक्र क्या है? ये शुक्रवार होता है, दिन का नाम है, इसे भी हम नंगी आंखों से इसलिए देख सकते हैं। मंगलवार को भी देख सकते हैं, बुधवार यानी बुध को भी हम देख सकते हैं। यानी कि जितने भी दिन के नाम पर ग्रह है उसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो ये आप जान रखिएगा। तो आप ये भी कर दीजिएगा कि किसे हम नहीं देख सकते हैं। फ्रेंड्स आखिरी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ये आखिरी प्रश्न है। कब मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस? पहला 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। देखिए 15 अगस्त 1947, 15/8/1947 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। फ्रेंड्स यही रहा आज के टोटल यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो आपको 25 क्वेश्चन था।
जो कि जीके जीएस से संबंधित था, और प्रैक्टिस सेट 1 का, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जीके जीएस का 25 क्वेश्चन था। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए कैसा क्वेश्चन था और किस तरह का प्रैक्टिस सेट था। फ्रेंड्स अगला जो होगा आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो होगा जीके जीएस का, बहुत जल्द आने वाला है। तो फ्रेंड्स लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ताकि ये जो पीडीएफ है, जैसे ही वीडियो मैं यहाँ अपलोड करूँगा और उसके बाद जो है टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ का लिंक जो होगा वो मैं डाल दूँगा। तो पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके पीडीएफ फाइल के लिए उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप पीडीएफ का आनंद ले पाइएगा। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।